Okay, now we are going to start the second unit. Second unit, first topics, that is आप लोग को दिख रहा है ये? Yes, sir. डेटा लिंक लेयर। Yes. Yes, sir. So interesting है। हम आप कौन से लेयर में आ गए बताइए? सेकंड हाँ। फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर। Out of the 7 layers, we are going to study the second layer. First layer actually captured by the unit number 1. So physical layer is totally completed in physical layer. That is unit number 1. Unit number 1 में हमने सारी चीजों को पढ़ लिया था, जिसमें मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, whatever, and wired, different kind of wired and wireless techniques, wireless modes के क्या क्या होते हैं, वो सब चीजों को आपने पढ़ा है कि नहीं? जो वायर्ड होते हैं, वायरलेस होते हैं, सर पढ़े हैं? पढ़े हैं? आपको समझ पढ़े में आ थे। रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? सर मजा आ रहा है। ठीक, तो उसको आप पढ़िए और बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि सब स्टडी के लिए दिया गया है। एंड जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज डेटा लिंक लेयर. So we are going to study the flow control. So I have already explained that the flow control is important part of the data link layer, because data link layer का यूज कहाँ होता है? नोड टू नोड कम्युनिकेशंस के लिए होता है। नोड टू नोड मतलब ये जितने भी नोड्स अवेलेबल होते हैं, चाहे एंड नोड की बात करते हैं या इंटरमीडिएट नोड की बात करते हैं, तो ईच एंड एवरी नोड द डेटा लिंक लेयर शुड बी देयर। यानी उनके उनके मतलब हर एक नोड के पास डेटा लिंक लेयर का जॉब होता है। लेकिन मैंने साथ ही साथ एक भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर एक होता है जो कि एंड टू एंड लेयर में होता है, यानी दो एंड, यानी सोर्स एंड एंड डेस्टिनेशन एंड के बीच में वो अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जो डेटा लिंक लेयर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, दे हैव द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन, बट उसका जो रेंज होता है, उसका जो एरिया होता है, वो डिफरेंट होता है, बट काम करने का तरीका वही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जस्ट लाइक दैट जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसके जैसा काम होता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड कम्युनिकेशन करने के लिए। अब नोड टू नोड जब कम्युनिकेशन होता है, नोड टू नोड का मतलब है सारे नोड, चाहे एंड नोड हो या इंटरमीडिएट नोड हो। तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो डेटा का फ्लो है उसको मैनेज करना है। हाउ टू मैनेज द फ्लो ऑफ द डेटा मीन्स इफ यू सेंड द डेटा इन अ फास्टर मैनर and if the receiver ends don't have their same kind of capacity to receive the data, यानी अपने पास उसकी कैपेसिटी नहीं कि उसको रिसीव कर सके, उसका प्रोसेसिंग जो होता है वो थोड़ा स्लो है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैक्सिमम डेटा लॉस के चांसेस बन जाते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स है उसको मेंटेन करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल विच इज प्रोवाइडेड इन एन डेटा लिंक लेयर, और ये जो प्रोटोकॉल है वो फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए होता है। सबसे पहला प्रोटोकॉल का नाम होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है कि सेंड वन फ्रेम एट ए टाइम। अब फ्रेम मतलब क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि डेटा लिंक लेयर में यूनिट का नाम या डेटा यूनिट का नाम फ्रेम कहलाता है। फ्रेम से होता है। यस सर। हाँ, और नेटवर्क लेयर में डेटा यूनिट का नाम क्या होता है? पैकेट्स। पैकेट्स होता है। और फिजिकल लेयर में डेटा यूनिट का नाम क्या होता है? बिट्स। वेरी गुड, तो समझ में आ गया। तो हर एक लेयर में उसका 3 लेयर ही में यह चीज होता है। उसके ऊपर जो होता है डेटा, जो पैकेट्स होते हैं, यूनिट्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली रॉ डेटा होता है, जिसको फिर नेटवर्क लेयर में पैकेट, फिर उसको फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको बिट्स में डिवाइड करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में फिजिकल लेयर से सेंड करते हैं। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है यू जस्ट सेंड द डेटा, स्टॉप and wait for the protocol, wait for the acknowledgement, and then send again, and then again stop, again wait for the acknowledgement, and then send again. So this is the process actually known as the stop and wait. तो इसका मतलब है सेंड करने के बाद स्टॉप हो जाना है और उसके बाद वेट करना है, यानी वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड देन सेंड अगेन। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है स्टॉप का मीनिंग क्या है और वेट का मीनिंग क्या है। तो सेंड वन फ्रेम एट ए टाइम, एक समय में एक ही फ्रेम आप सेंड करेंगे। तो आफ्टर सेंडिंग वन फ्रेम you have to stop that and wait for the acknowledgement. If the acknowledgement is successfully, then you send the next data, again stop, again wait for the acknowledgement. So this is the process of stop and wait protocol. Now come to the point, second type of protocol, that is known as a sliding window protocol. Means that in that kind of protocol you can send several frames at a time. इसका मतलब है आप एक फ्रेम सेंड करने के बाद स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल जो डेटा है, यानी मल्टीपल फ्रेम्स आप एक समय में सेंड कर सकते हैं। बट उसका भी एक लिमिटेशन है कि हम मल्टीपल्स फ्रेम का मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स, उसके लिए भी हमारे पास एक लिमिटेशन है
कि एक रेंज में रहते हुए उसको करना है, और तो वो जो रेंज होता है वो कौन डिफाइन करता है, दैट इज बाय विंडो। इसीलिए इसका नाम बना है विंडो प्रोटोकॉल। विंडो प्रोटोकॉल में हम इसको स्लाइडिंग विंडो इसलिए बताया गया है क्योंकि विंडो जो होता है वो स्लाइड करता है धीरे धीरे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से स्लाइड करता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, बाकी सर लोग स्लाइडिंग विंडो विंडो प्रोटोकॉल यूज करने के लिए हमारा जो रिसीविंग एंड है उसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो होगी वो अच्छी होनी चाहिए पहले वाले से, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से, कि दोनों में काम करेगा वो? दोनों में नहीं, मतलब किसी एक को आप फॉलो करते हैं, आइदर यू कैन यूज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और यू कैन यूज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। नो मतलब सर, ये इफ है आई हैव अ सिस्टम एंड आई एम यूजिंग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और अगर मेरे को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल उसी सिस्टम में यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये फॉलो होता है, ये दिखता कहीं नहीं है आपको, लेकिन दैट विल बी फॉलो एक्चुअली। इंटरनेट में जो भी कम्युनिकेशन होता है उनमें ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म्स होती है, जिसको हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट होती है, वो इस तरह से काम करती है। अब जैसे स्लो मशीन है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज करते हुए डेटा सेंड करेगा, क्योंकि मालूम है कि उसको मल्टीपल प्रोसेस नहीं कर सकता हो, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या यूज करेगा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अगर सपोज कर लो उसके पास कैपेसिटी है कि मैं स्टोर करके रख सकता हूँ फिर सेंड कर सकता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, मल्टीपल फ्रेम कैन बी सेंड, तो उस केस में वो स्लाइडिंग विंडो भी यूज कर सकता है। समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। सर कुछ लोगों से रिलेटिंग कर लीजिए। वही मैं पूछने वाला था कि कर लीजिए सर, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ये तो ऑटो है, हो गया होगा सर, ओके। वो तो ऑटो है, हो जाता है तुरंत, मैं इसमें ऑटो फिट करके रखा नहीं सर, कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं ना, नहीं हुआ सर, रिलेटेड नहीं कर नो रहे हैं। सर, उन लोग नहीं हो रहा है सर उन लोगों का। हूं। अभी हो गया होगा। नो सर सर, एक बार चेक कर लीजिए। यस सर, त्रिज्या हैज ज्वाइंड। हो तो चुका है, 22 लोग तो है। ओके फाइन, नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग एक्चुअल में आ जाते हैं। और कोई होगा तो बता देना मेरे को, क्योंकि आप लोगों को दिखता है, मेरे को यहाँ दिखता नहीं है कुछ। ठीक सो सर। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो नाउ स्टार्ट विद द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में मैंने ब्रीफली आपको बता दिया था कि होता क्या है। So source transmit a single frame and wait for acknowledgement before sending next frame। तो आपको समझ में आ गया, ये सोर्स जो होता है डेटा यानी सिंगल फ्रेम को सेंड करने के बाद वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड बिफोर सेंडिंग टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है देन सेंड द नेक्स्ट डेटा। तो इसका मतलब है स्टॉप और वेट का मीनिंग ही यही है। डेस्टिनेशन रिसीव फ्रेम्स एंड रिप्लाइज विद एक्नॉलेजमेंट। डेस्टिनेशन कैन स्टॉप फ्लो बाय नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट, यानी इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट दो तरीके से वो यूज करता है। एक तो होता है अगर वो ऐसा एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि डेटा उसने रिसीव कर दिया, वो वाला अगर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट डेटा वापस मतलब नेक्स्ट फ्रेम जो होता है वो वापस सेंड होता है सोर्स एंड से। और सपोज कर लो ऐसा होता है कि वो नॉट सेंड एक्नॉलेज भेजता है, इसका मतलब होता है कि डेस्टिनेशन एंड में उसके फ्लो का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी उसके एंड में जो होता है बैकअप नहीं है अवेलेबल, इसलिए वो और रिसीव नहीं कर सकता है। तो वो सोर्स को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि यू हैव टू बी सेंड लेटर ऑन, यानी आप उसको बाद में सेंड कीजिए। तो उस केस में ये दो तरीके के एक्नॉलेजमेंट वो यूज करता है। वर्क वेल फॉर ए फ्यू लार्ज फ्रेम्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आपके पास बहुत कम फ्रेम्स है तो यू कैन यूज स्टॉप एंड वेट। अदरवाइज अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं तो फिर बेटर आइडिया है कि आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में जा सकते हैं। इफ रिसीव फ्रेम डैमेज डिस्कार्डेड, इसका मतलब है अगर हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो रिसीव होता है रिसीविंग एंड में डैमेज फॉर्म में रिसीव होता है तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। एंड ट्रांसमीटर हैज टाइम आउट, तो इसका मतलब है कि जब हमने सेंड किया, ट्रांसमीटर का मतलब है सेंडर्स जब उसको सेंड करता है तो वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब उसका टाइम आउट हो जाता है। और टाइम आउट होने के बाद इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो समझ जाता है कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम से आया है, या तो लॉस हुआ होगा या तो फिर एक्नॉलेजमेंट आने में लॉस हुआ होगा। तो इफ नो एक्नॉलेजमेंट विद इन टाइम आउट रीट्रांसमिट, तो उसका मतलब होता है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें कि या तो डैमेज हो जाता है या टाइम आउट हो जाता है, तो उस केस में वो
नो एक्नॉलेज मान लेता है और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर फ्रेम को अगेन रीट्रांसमिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स एंड होता है वो टोटल डिपेंड होता है एक्नॉलेजमेंट पे कि वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है। तो फिर दो केस में वो रिट्रांसमिट करता है। अगर उसके पास एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो ट्रांसमिट करता है, या टाइम आउट हो जाता है तो फिर वो ट्रांसमिट करता है। तो इसीलिए रीट्रांसमिशन कैन बी पॉसिबल इन टू केसेस। सो इफ एक्नॉलेजमेंट डैमेज, ट्रांसमीटर विल नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो इसका मतलब है, सपोज कर लो रिसीविंग एंड में रिसीव हुआ सक्सेसफुली और उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो जो होता है एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता है कहीं से, तो उसका मतलब होता है तभी भी हमारा टाइम आउट हो जाएगा। तो इस केस में ट्रांसमीटर विल रीट्रांसमिट, यानी जो सेंडर वो रीट्रांसमिट करेगा। रिसीवर गेट्स 2 कॉपीज ऑफ द फ्रेम। तो इसका मतलब होता है कि वापस, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि रिसीव गेट, यानी रिसीव मतलब रिसीवर गेट्स 2 कॉपीज ऑफ द फ्रेम। इसका मतलब है कि रिसीवर ने तो पहले एक फ्रेम को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया था, उसने सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट को सेंड भी कर दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो इस वजह से अगेन सोर्स को लेकिन ये पता नहीं है कि रिसीवर एंड में वो डेटा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो सर वो और क्या बहुत करता है, लोग ज्वाइन करने बोल रहे हैं सर। एक दो दिन सबक सीखने दो, सब समझ में आएगा उनको, टाइम पे आना यस सर। चाहिए। हो गए होंगे सारे, अभी तो कोई, अभी भी आ रही। ओके फाइन, सो नाउ कम टू द पॉइंट। अगर हम इफ एक्नॉलेजमेंट, तो इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट दो तरीके से मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे सोर्स एंड उसको सेंड कर दिया, डेस्टिनेशन में रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली रिसीव नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि ना सोर्स एंड की गलती है ना डेस्टिनेशन एंड की गलती है, बट कंफ्यूजन इज देयर। तो इस वजह से क्या होगा कि जब सेंडर सेंड अगेन उसको रीट्रांसमिट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास रिसीविंग एंड में दो कॉपी आ जाएगा, यानी पहले भी ऑलरेडी एक कॉपी था और दूसरा कॉपी आएगा। तो इस केस में क्या करेगा, वो सेकंड कॉपी को जो रिसीव हुआ सक्सेसफुली, तो समझ जाएगा कि जो सेंडिंग एंड है उसको एक्नॉलेजमेंट डेफिनेटली नहीं मिला होगा, तभी उसने उसको ट्रांसमिट किया होगा। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉपी को डिस्कार्ड कर देगा और अगेन एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि वो रिसीविंग एंड के पास पहुंचेगा और फिर वापस जो होता है नेक्स्ट जो फ्रेम है उसको वो सेंड करेगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर सब कुछ सही रहा तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा, और सपोज कर लो कोई प्रॉब्लम्स आता है तो इस तरीके के उसमें प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, यस सर सर, यस लास्ट सर। सर लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट था, मतलब सर एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया तो उसके मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एक्नॉलेजमेंट, को मिल गया। रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, सोर्स को एक्नॉलेजमेंट मिलता है। रिसीवर को यस सर। एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगा? रिसीवर तो रिसीव यस करने सर। के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग एंड से आता है। समझ में आया? यस सर, सर थ्री वे डाउट ही एंड पे भूल गया कॉल सर मैं। सर बाद में आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ पूछ लेना, क्योंकि देखो यस सर। सेंडर से सेंड करता है डेटा, रिसीविंग एंड रिसीव करता है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट बनाता है। तो एक्नॉलेजमेंट सेंडर्स नहीं बनाता, एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग एंड्स बनाता है। यस सर। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग एंड बनाने के बाद जब वो सेंड करता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुली सोर्स एंड में पहुंच जाए। हो सकता है किसी कारण से वो डैमेज हो जाए या डिस्कार्ड हो जाए या रास्ते में खराब हो जाए, तो उस कारण से क्या होगा कि सोर्स एंड में वो डेटा पहुंचेगा नहीं। तो इसका मतलब है वो कब तक वेट करेगा, तो एक टाइम होता है जिसमें वेट करता है, उसके बाद वो टाइम आउट हो जाता है। तो टाइम आउट हो गया तो यस इसका सर। मतलब है किसी की कोई गलती नहीं है, ना सोर्स एंड की गलती है ना डेस्टिनेशन। ये गलती जो है यस वो सर। इन्वायरमेंट की है, यानी जो ट्रांसमिशन हो रहा है उस ड्यूरेशन में कुछ हो गया। तो वापस क्या करता है, सेंडर सेंड जो होता है अगेन उस डेटा को सेंड करता है। लेकिन रिसीविंग एंड जब उसको रिसीव करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये अगेन सेम डेटा को उसने सेंड किया है, क्योंकि उसके पास उसका मैनेजमेंट रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है कि मैं तो ये ऑलरेडी से रिसीव कर चुका हूँ, फिर वापस क्यों इस पैकेट फ्रेम नंबर को सेंड किया गया है। तो उसको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आया है, एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम्स आया है। तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो डुप्लीकेट कॉपी उसके पास है उसको डिस्कार्ड करता है और अगेन
जो कॉपी रिसीव हुआ है, सेम कॉपी रिसीव हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट बना के अगेन सेंडर्स को भेजता है, जिससे कि सेंडर्स जो होता है अगेन जब उसको सक्सेसफुल रिसीव कर लेता है तब वो कंफर्म हो जाता है कि मेरा पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया, और उसके बाद वो सेकंड जो पैकेट फ्रेम है यस सर, उसको सेंड। इसी इसी पार्ट पे डाउट था सर मेरे को कि वो पहला डेटा रखेगा, पहले का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना उसको, हाँ, सेंडर को। पहले ही डेटा रहेगा, वो पहले का डुप्लीकेट कॉपी जब आएगा उसको तो रखना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यस सर, उसका यस सर। इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स है, यानी वो मेंटेन करता है इस चीज को वो अपने पास। ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया सर। अब आ जाते हैं, देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, इसको इसमें आपको जो होता है फिगर में समझाया गया है, यानी डायग्राम में बताया गया है। जैसे सेंडर सेंड हो गया और रिसीवर सेंड हो गया, तो ये जो WT हम लोग बोल रहे हैं दैट इज नोन एज ए वेटिंग टाइम। एंड वेटिंग टाइम मतलब है कि एक टाइम वेट करने के बाद वो टाइम आउट हो जाता है, उस ड्यूरेशन पे सारा कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, यानी डेटा जाने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी उस टाइम में आ जाना चाहिए। तो देखिए हमने डेटा, पहला डेटा जो होता है हमने यहाँ पे सेंड किया, तो जो पहला डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला डेटा है, इस डेटा को हमने सेंड किया। अब उस डेटा को रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आया, तो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही रिसीव हुआ यानी विद इन द वेटिंग टाइम दैट इज रिसीव, और फिर वो सेकंड डेटा को सेंड करता है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट देता है, थर्ड डेटा को सेंड करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट एंड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। मतलब सेंटर सेंड जो होता है रिसीवर को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरा ट्रांसमिशन खत्म हो गया, नाउ यू कैन फ्री एंड यू कैन गो फॉर अदर पर्पस। तो इसलिए ये जरूरी होता है लास्ट में एंड ऑफ ट्रांसमिशन एक्नॉलेज करना। तो आपको समझ में आ गया डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेंड द डेटा, स्टॉप फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, यानी डेटा सेंड वन फ्रेम एंड स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, अगेन सेंड द डेटा, स्टॉप सर एंड डायग्राम डिस्प्ले नहीं हो रहा। डायग्राम डिस्प्ले नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा सर है? की स्क्रीन पिन करो। सर को दूसरे को अरे आप, हाँ जो बोल रहे हैं ना आप, मेरे दो इंस्टेंस है उसमें से एक इंस्टेंस को पिन करो, जो जिसमें प्रेजेंटेशन लिखा है। प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है उसको पिन करो। अभी दिख रहा है। गलती आपकी तरफ से, मेरे तरफ से नहीं। अभी हमको समझाया ना टेक्निकली इन्वायरमेंट की गलती है, यानी आप अब, यानी मेरे सोर्स एंड से कोई गलती नहीं है, डेस्टिनेशन एंड में गलती हुई है। यस सर, एक्नॉलेजमेंट मिला उसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर हो गया कि स्टॉप का मीनिंग क्या है, वेट का मीनिंग क्या है। सेंड द डेटा यानी सेंड द फ्रेम, स्टॉप, वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड देन सेंड द डेटा अगेन। इसका डेफिनेशन यही है, क्लियर है? यस यस सर। Now come to the point. If you have huge number of frames, so better idea to go for multiple sending facilities. That is known as a sliding window protocol. इसका मतलब है स्टॉप एंड वेट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि अलाउ मल्टीपल फ्रेम्स टू बी ट्रांसमिटेड, यानी आप ट्रांसमिट कर सकते हो एक साथ मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेम्स। कैसे होगा हम समझेंगे बाद में। रिसीवर हैज बफर डब्ल्यू लॉन्ग, इसका मतलब है इसके लिए सबसे खास बात यह है कि रिसीविंग एंड में अच्छा खासा बफर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कुछ लिमिटेशन स्लाइडिंग विंडो में बहुत ज्यादा है, वो होता है कि रिसीवर एंड्स मस्ट हैव देयर ओन बफर। क्यों? क्योंकि उसको बफर में स्टोर करके रखना पड़ेगा, जैसे डुप्लीकेसी हो सकता है इसमें भी, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके पास विंडो साइज का जो, डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो साइज, तो विंडो साइज का जो होता है बफर उसके पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी डेटा आएगा उसको स्टोर करेगा। रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ मल्टीपल फ्रेम, तो इसका मतलब होता है कि हर एक फ्रेम के लिए रिसीविंग एंड जो होता है इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट ना सेंड करके एक साथ मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है। ये खास बात इसमें होता है, वन बाय वन ना सेंड करके। सपोज कर लो उसने 3 फ्रेम को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट में कर देगा कि आई हैव रिसीव 3 फ्रेम्स सक्सेसफुली, तो एक साथ 3 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ट्रांसमीटर कैन सेंड अप टू W फ्रेम विदाउट एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसमीटर मतलब सेंडर जो होता है W साइज का, यानी जो विंडो साइज है उतने तक का वो फ्रेम वो विदाउट एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना वो उतने साइज का फ्रेम भेज सकता है। सपोज कर लो आपके पास जो स्लाइडिंग विंडो है, यानी विंडो का साइज जो होता है 5 फ्रेम का है, तो इसका मतलब है कि वो 5 फ्रेम एट ए टाइम सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर 1 to 5 फ्रेम एक्नॉलेजमेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका जो एडवांटेजेस है कि मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी सेंड विदाउट एनी एक्नॉलेज, सो ईच फ्रेम इज नंबर्ड। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाई नीड ईच फ्रेम इज नंबर्ड, ये बता सकता है? न सबसे मैं समझा नहीं
क्या क्वेश्चन था आपका? ईच फ्रेम इज नंबर्ड, जो डिस्प्ले हो रहा है ना पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट, यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या है कि हमको हर एक फ्रेम में नंबरिंग क्यों चाहिए? सर सर ताकि जब एक्नॉलेजमेंट बेस पे हेल्प एक्नॉलेजमेंट करेगा। भेजें। स्टॉप एंड वेट में हमको नंबरिंग की जरूरत है कि नहीं है, बताइए, हर एक फ्रेम की? नो सर, नहीं है। नहीं है, सर क्योंकि क्योंकि एनी उसमें सिंगल तुरंत सिंगल बेस्ड है एक्नॉलेजमेंट हम लोग को मिल रहा है, उसके बाद ही हम दूसरा डाटा सेंड कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो यस सर। पॉइंट बता रहा है कि ईच फ्रेम इज नंबर्ड, इसका मतलब होता है कि हर एक फ्रेम नंबर्ड होना चाहिए, यानी उस हर एक फ्रेम की नंबरिंग होनी जरूरी है। अब रीजन क्या है, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? सर क्योंकि एनीवन? हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स के एक्नॉलेजमेंट एक साथ सेंड कर रहे हैं, तो जो सेंडिंग एंड है उसको पता होना चाहिए कि मेरे जितने भी फ्रेम्स मैं भेजा हूँ उन सबके एक्नॉलेजमेंट मुझे एक साथ यहाँ पर मिली है। वो डाटा रिचेक करेगा अब सेंडिंग एंड में। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फ्रेम नंबरिंग है, ये सोर्स के लिए यूजफुल है या डेस्टिनेशन के लिए यूजफुल है? सोर्स के लिए सर यूजफुल दोनों, सर नहीं, दोनों के लिए। सोर्स के लिए यूजफुल नहीं है। है। यस अभी सर। मैंने आपको समझाया ना रीट्रांसमिशन का केस। यस सर। सपोज कर लो आपने 5 फ्रेम भेज दिया और पांचों फ्रेम जो होता है उसने रिसीविंग एंड में रिसीव हुआ, लेकिन उसको पता चला कि पांचों फ्रेम में से थर्ड फ्रेम में प्रॉब्लम्स है। यस सर। थर्ड फ्रेम में यस सर। प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इसका है। मतलब है किसका एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा? सर 5। थर्ड थर्ड फ्रेम। फ्रेम, थर्ड फ्रेम नॉट एक्नॉलेज करके भेजेगा ना, यस Yes, सर। यस सर। यस भेजेगा। तो वो किसके लिए भेजेगा यूजफुल है कि थर्ड फ्रेम में मेरा प्रॉब्लम था, तो किसके लिए यूजफुल है? सर, रिसीविंग एंड सोर्स के के लिए। लिए। हाँ नहीं, सोर्स के लिए तो यूजफुल है, बट ऑपरेशन कहाँ हो रहा है ये फ्रेम नंबर का? रिसीविंग एंड में। सेंडर। रिसीविंग एंड में। सेंडर एंड में तो भेज रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन मतलब जो कंप्यूटेशन हो रहा है या जो उसके पास जो मैनेजमेंट करना है वो किसके एंड में हो रहा है? सर रिसीविंग एंड रिसीवर में। एंड में नहीं रिसीवर है। एंड में। यस सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो 1 2 सेव करके रखा और 4 और 5 भी सेव है, सिर्फ थर्ड में प्रॉब्लम है, तो थर्ड को उसने एक्नॉलेजमेंट किया, तो थर्ड को एक्नॉलेज किया, नॉट एक्नॉलेज किया, तो इसका मतलब है सेंडर से सिर्फ पढ़ता है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर पे किसमें प्रॉब्लम है। वो नॉट एक्नॉलेज, देखिए दो तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है, एक होता है एक्नॉलेजमेंट, एक होता है नॉट एक्नॉलेज। तो जब वो नॉट एक्नॉलेज करता है तो थर्ड फ्रेम नॉट एक्नॉलेज करेगा, तो सेंडर सेंड अगेन सेंड द थर्ड डेटा, यानी थर्ड फ्रेम जो था उसको अगेन सेंड करेगा। लेकिन जो वो थर्ड फ्रेम आएगा उसका इंफॉर्मेशन कहाँ चेक होगा? अपने बफर में चेक होगा। तो इसका मतलब है कि फ्रेम नंबर का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सोर्स एंड में या डेस्टिनेशन एंड में? डेस्टिनेशन एंड। डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन में हो रहा है सर। डेस्टिनेशन एंड में हो रहा है, क्योंकि थर्ड फ्रेम जब आएगा तो देखेगा कि 1 2 3, यानी 1 2 अवेलेबल है, उसको थर्ड फ्रेम के यानी ऑर्डर में थर्ड में रखेगा, फिर 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 चारों फ्रेम एक साथ पैकेट बना के नेटवर्क लेयर को दे देगा। आप समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि ये फ्रेम नंबर इज वेरी मच यूजफुल फॉर सेंडर्स एंड सॉरी डेस्टिनेशन एंड सेंडर्स एंड will actually use this kind of information, क्योंकि सेंडर सेंड ही उसको फ्रेम नंबर बना के भेजेगा, लेकिन यूटिलाइजेशन डेस्टिनेशन एंड में होता है। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्नॉलेज, यानी एसी की इंक्लूड नंबर ऑफ नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में जैसे स्टॉप एंड वेट में एक्नॉलेजमेंट में कुछ नहीं होता था, खाली एसी के लिख के भेज देता था तो हो जाता था। बट यहाँ पे जो होता है एक्नॉलेजमेंट में उस दो पार्ट होते हैं, एक एसी के लिखा होता है और दूसरा नेक्स्ट फ्रेम का नंबर लिखा होता है। जैसे सपोज कर लो 3 फ्रेम आपने सेंड किया, तो 3 फ्रेम उसने रिसीव कर दिया, तो एक्नॉलेजमेंट के साथ नेक्स्ट फ्रेम नंबर क्या होना चाहिए? फोर्थ फ्रेम। और फोर्थ फ्रेम, तो यानी एसी के 4 लिख के वो किसको भेजेगा? सोर्स को भेजेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, तो समझ में आ गया? नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड मतलब नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा, वो नंबर लिख के वो भेजेगा। एंड अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उस फ्रेम का नंबर क्या होना चाहिए। तो सीक्वेंस सर नंबर। सर आई हैव अ क्वेरी, इस समय कोई क्वेरी है? सर अगर डाटा वहां पर ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद रिसीविंग एंड से एक्नॉलेजमेंट जाएगा। यस सर। और प्रॉब्लम अभी हुआ तो ऑपरेशन से पहले एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ऑपरेशन से पहले मतलब? सर अगर मेरे को रिसीविंग एंड में कोई डाटा मिला, अगर उस डाटा में कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ ऑपरेशन होने से पहले मेरे को एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड में जाएगा। हाँ, तो वो मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या है?
ऑपरेशन से मतलब क्या समझ रहे हो? यानी सर फ्रेम विंडो के रिसीव, नहीं विंडो को रिसीवर। तो छोड़ दो, अभी विंडो तो अलग चीज है, वो कंसेप्ट हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन विंडो के साइज का हम डेटा हम सेंड कर सकते हो विदाउट एक्नॉलेजमेंट। ये एक खास बात होता है कि आपके पास अगर विंडो का साइज 5 है तो पांचों डेटा को सेंडर सेंड में एट ए टाइम सेंड कर सकते हो, यानी पांचों के एक्नॉलेजमेंट के बिना भी आप सेंड कर सकते हो। यस सर। और डेस्टिनेशन एंड में वो रिसीव होने के बाद, तो डेस्टिनेशन एंड जो होता है, जो स्टॉप एंड वेट में काम होता है, यहाँ भी वही काम होता है। स्टॉप एंड वेट में भी तो वही चीज होता है कि जो डेस्टिनेशन एंड है वो, यानी डेस्टिनेशन या फिर उसको बोल सकते हैं रिसीविंग एंड, वो उस डेटा को रिसीव करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट तैयार करके भेजता है। और मान लो सक्सेसफुली रिसीव नहीं करता है तो फिर नॉट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट के साथ उसका एक नंबर भी सेंड करता है, और वो जो नंबर रहता है नेक्स्ट कौन सा फ्रेम होगा उसकी नंबरिंग रहती है उसमें। समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। अब आ जाते हैं सीक्वेंस नंबर बाउंडेड बाय साइज ऑफ द फील्ड। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस नंबर कैसे होगा, यानी अगर के वैल्यू से, के वेरिएबल से अगर हम किसी सीक्वेंस को करते हैं तो फ्रेम्स आर नंबर्ड बाय मॉड्यूल ऑफ 2 टू द पावर के। 2 टू द पावर के का मतलब होता है, आप समझ में आ रहा है? सपोज कर लो आपने 4 यानी 4 यूज किया सीक्वेंस में, यानी के लिए 4, यानी 0 1 2 3 4 यूज करते हैं, तो यानी 2 टू द पावर 4 आप क्या कर सकते हो, फ्रेम का नंबरिंग कर सकते हो, यानी बाय मॉड्यूल ऑफ 2 टू द पावर 4, यानी रिपीटेशन। अब बाय द मॉड्यूल ऑफ 2 टू द पावर 4 का मतलब समझ में आ रहा है? यानी 2 टू द पावर 4 अगर करोगे, जैसे सपोज कर लो मैं k इज इक्वल टू 3 लेता हूं, तो 2 टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया? सर 8। 8 हो गया। तो नंबरिंग कैसे होगा? सर 1 टू 0 टू 8। 0 टू 8 होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 8 मॉड्यूल 8 कितना होता है? मॉड्यूल मतलब समझ रहे हो? परसेंटेज मॉड्यूलस निकालना। यस सर 1 होगा। हाँ 1 कैसे होगा? हाँ 1 होगा आपका। तो 8 नहीं, 1 कैसे होगा? मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल का मतलब क्या सर निकलता है? जीरो होगा सर। रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी रिमाइंडर जीरो। सर जीरो होगा। रिमाइंडर, ओह यस रिमाइंडर यस जीरो आ यस गया। 0 8 होगा। मॉड्यूल 8 मतलब जीरो, तो इसका मतलब है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 टू 7। यस सर। क्लियर हुआ? टोटल नंबर कितने होंगे? सर 8। 8 होंगे। टोटल नंबर 8 होंगे, क्योंकि यहाँ दे दिया गया ना फ्रेम्स आर नंबर्ड बाय मॉड्यूल ऑफ 2 टू द पावर k का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो फ्रेम या विंडो साइज होगा वो 8 का होगा, बट नंबर वुड बी 0 टू 7। समझ में आ गया? ओके यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? हाँ, तो ये यस सर। मॉड्यूल क्यों लगाते हैं, इंटरेस्टिंग सा है। जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे तो मॉड्यूल का यूज करके देखना। तो अगर आप 0 से लेके 5 के बीच के नंबर को रिपीट करना चाहते हो, और मैं सीक्वेंस में 1 टू 100 चलाना चाहता हूँ, तो कैसे पॉसिबल है 0 टू 5 रिपीट होना? तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है मॉड्यूल 5 कर दो। समझ में आ गया? सीक्वेंस नंबर इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में हमने देखा। ब्रीफ में बता देता हूँ, मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंड विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। और इसमें रिसीविंग एंड के पास जो होता है बफर होना चाहिए, और बफर का साइज क्या होना चाहिए? जो विंडो का है, विंडो मतलब जो आपको दिख रहा है कि स्लाइडिंग विंडो का मतलब होता है विंडो साइज के हिसाब से होना चाहिए। विंडो साइज कैसे डिफाइन होता है? 2 के पावर के बेस पर डिफाइन होता है। उसका सीक्वेंस नंबर भी वैसे होता है। तो हर एक फ्रेम का जो होता है नंबरिंग करना जरूरी है, और कारण भी बता दिया इसका रीजन क्या है। यस सर। सेंडर स्लाइडिंग ठीक है। विंडो। यस सर। मैं जैसे ही दूसरा दे तो उसमें कंफ्यूज हो गए। सेंटर नहीं स्लाइडिंग सर, विंडो मतलब कंफ्यूज नहीं दो। हुआ, मैं समझ गया इसको, मैं समझ गया क्या हो सकता है, मैं समझ गया हूँ। क्लियर हुआ? यानी अभी हमने देखा एक ब्रीफ आइडिया कि एक सेंटर एंड का होता है, एक डेस्टिनेशन एंड। तो इसका मतलब है स्लाइडिंग विंडो दोनों एंड में मेंटेन होता है। एक सेंटर एंड में मेंटेन होता है और एक डेस्टिनेशन एंड में मेंटेन होता है। सेंटर में जो स्लाइडर्स होता है वो डिफरेंटली काम करता है, और डेस्टिनेशन में स्लाइडर्स जो डिफरेंटली काम करता है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंडर स्लाइडिंग विंडो, मीन स्लाइडिंग विंडो एट द सेंटर साइड। जो सेंटर साइड का होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक सिंपल सा बता दिया गया है कि इसमें दो एज होते हैं स्लाइडिंग विंडोज में, यानी विंडो के दो एज होता है, एक लेफ्ट एज होता है और राइट एज होता है। और दोनों एज का डायरेक्शन हमेशा राइट साइड में होता है, यानी राइट डायरेक्शन पे होता है। और उसका जो नंबरिंग होता है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था, 0 टू 7, 0 टू 7 रिपीट होता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो लिया है, तो इस विंडो का साइज क्या है, कोई बता सकता है? 7।
स्लाइडिंग Seven? का साइज क्या है? 7 हाँ, 7? 7, क्योंकि 0 to 6 नंबर है तो 7 इज देयर, तो इसका मतलब 7 है। तो देखिए लेफ्ट साइड का विंडो कब मूव करता है, यानी ये लेफ्ट हैंड का विंडो और राइट साइड का विंडो हमेशा 7 नहीं रहेगा। देखिए अब ये तो हो गया, आपने बोला कि 7 सेंटर मतलब जो भी दिख रहा है 7 है, लेकिन आप ये बोलोगे कि क्या सर हमेशा 7 रहता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, 7 हमेशा नहीं रहता है। इट कैन बी ए 0 और इट कैन बी ए 7 साइज हो सकता है। अब देखिए कैसे होगा, तो उसके लिए इसका मतलब है कि दोनों एज होता है अलग अलग डायरेक्शन, मतलब दोनों एज एक ही डायरेक्शन पे अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो देखिए लेफ्ट एज का मूव होगा, तो दिस वॉल मूव्स टू द राइट फ्रेम बाय फ्रेम व्हेन ए फ्रेम इज सेंट। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाला जो फ्रेम है, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, तो ये जो फ्रेम है ये फ्रेम 1 बाय 1 मूव करेगा जैसे जैसे मैं डेटा को सेंड करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे एक फ्रेम सेंड किया तो एक विंडो ये मूव कर जाएगा। तो आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, रुक जाओ, कि जैसे जैसे मैं मूव किया तो इसका मतलब है जैसे मैंने मूव किया तो मेरा विंडो जो होता है यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैंने 0 को सेंड कर दिया। अब मेरा जो विंडो का साइज है वो 7 से रिड्यूस होने के बाद 5 हो गया। अब उसके बाद अगर मैंने सेकेंड उसके बाद वाला अगर मैंने सेंड किया तो इसका मतलब है मेरा विंडो साइज ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट जो एज है वो कैसे मूव करेगा, जैसे ही मैं सेंड करूंगा तब एक मूव करेगा। अब आ जाते हैं राइट एज जो होता है कब मूव करेगा, तो दिस वॉल मूव्स टू द राइट द साइज ऑफ द सेवरल फ्रेम्स एट अ टाइम व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका राइट एज है दैट विल बी मूव टुवर्ड्स द राइट, यानी ये एक साथ मल्टीपल भी हो सकता है या एक साथ जो होता है एक एक करके भी हो सकता है। सपोज कर लो हमने डेटा सेंड किया 3 और रिसीविंग एंड जो होता है 3 रिसीव करने के बाद तीनों का एक्नॉलेजमेंट एक साथ सेंड किया। तो अगर मान लो तीनों का एक्नॉलेजमेंट एक साथ सेंड किया तो फिर क्या होगा बताइए, इसका मूवमेंट ये कहां से कहां पहुंच जाएगा राइट एज? सर वो राइट साइड से 3 वॉल घट जाएंगे। राइट साइड से घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब है देखो, उसका मतलब होता है कि वो यहाँ पे आ जाएगा। सर अगर 3 बार डाटा सेंड कर दिए तो 1 भी समझ में आ स्लाइडर गया? विंडो के अंदर आ जाएगा। नहीं, Yes, राइट yes, साइड sir. वाला एज कब काम करता है, जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। ठीक है, यस सर, नहीं सर जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है तब। अब देखो सर एक्नॉलेजमेंट एक साथ 1 बाय 1 भी रिसीव कर सकता है या एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स का भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर सकता है। समझ में आया? यस सर। तो सर इसका तो मतलब इसमें है कि ये डिफरेंस 1 क्या बाय 1 सर? भी। यस सर, इसमें डिफरेंस क्या हुआ तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में और स्लाइडर सेंडिंग विंडो में? एग्जांपल सर, जैसे पहले तो हमारा 0 क्या ही जा डिफरेंस रहा है ना बताओ, बताओ ना क्या। सर, हमारा भले यहाँ पर स्टॉप एंड सेंडर वेट विंडो पे में बहुत सारी केवल सर आपको उसमें सिंगल सिंगल डेटा जाता था, इसमें मल्टीपल मतलब विंडो में जा रहा है पूरा बहुत सारा डेटा। उसका एक्नॉलेजमेंट एक साथ दे एग्जैक्टली सकता वही है या कह रहा फिर हूँ। नो सर, आप क्वेश्चन तीन मेरा का वो नहीं विंडो है। एक्नॉलेजमेंट साइज भेज के रहे हो वहां पर, क्या है क्वेश्चन बताओ। सर हमारा पहले जा तो 0 रहा है ना, उसके बाद हमारा स्लाइडर विंडो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा। सर का उधर भी मतलब तो नहीं यही है, प्रोसेस तो होगा। इनका एक्नॉलेजमेंट अलग अलग जा सकता है या एक साथ भी जा सकता है? इनका एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के पहले ही आपने 3 भेज दिया, स्टॉप एंड वेट में पॉसिबल है? नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा, यस सर, यस सर। हाँ, सर समझ गया सर। स्टॉप एंड वेट में पॉसिबल नहीं है? नो सर, नो सर, नहीं है। नहीं है, तो ये एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज मूव कर रहा है, उस पे मत कंसंट्रेट करो, इस पे कंसंट्रेट करो कि एज कैसे मूव कर रहा है, कब मूव करता है वो है। लेकिन ये काम तो आपका मल्टीपल फ्रेम के लिए कर रहा है ना। यस सर, समझ में आ रहा है? आप जो यस सोच रहे सर। हो आप बेकार का कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में आप 0 को सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करोगे, फिर 1 को सेंड करोगे, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक साथ 6 को भेज सकते हो। समझ में आ रहा है? 0 से लेके 6 नंबर तक एक साथ भेज सकते हो विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। अगर आप एक साथ 6 भेज देते हो तो देखिए ये जो लेफ्ट एज है आपके पास, ये जो लेफ्ट एज है आप ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट एज जो होता है सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसी के ऊपर आ जाएगा। ये भी लेफ्ट एज यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मैंने 6 के 6 एक साथ, मतलब 0 से लेके 6 नंबर तो एक साथ सेंड कर दिया, तो मेरा जो एज है लेफ्ट एज एंड राइट एज दोनों ओवरलैप करेगा। इज इट पॉसिबल? यस सर।
यस सर। हेलो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर, यस सर। सर सारा का सारा डाटा एक साथ सेंड कर देंगे तो हमारा स्लाइडर विंडो 7 से 4 के क्लियर है? बीच में आ जाएगा। आवाज नहीं है। ठीक है, देखिए ठीक है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि दोनों एज अलग अलग तरीके से काम करता है, दोनों फिक्स ऑर्डर में काम नहीं करता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट एज अगर एक मूव करेगा तो राइट एज भी एक मूव करेगा, नहीं। लेफ्ट एज कब मूव करता है? जब मैं डेटा सेंड करता हूं तो मूव करता है, और राइट एज कब मूव करता है? जब मैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता हूं तो मूव करता है। अब जाते हैं डेस्टिनेशन एंड, इसको कैसे ट्रीट करता है। तो रिसीविंग एंड में देखिए ये अलग तरीके से ट्रीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट एज जो होता है, दिस वॉल मूव्स टू द राइट फ्रेम बाय फ्रेम व्हेन ए फ्रेम इज रिसीव। तो इसका मतलब है जैसे वहां पे लेफ्ट एज जो होता है डेटा सेंड करने से मूव करता था, यहाँ पे डेटा रिसीव होने से फ्रेम, यानी ये जब फ्रेम रिसीव होता है तो ये जो विंडो है, लेफ्ट विंडो है, वो धीरे धीरे राइट साइड में मूव करता है। और राइट वाला जो एज है वो कब मूव करता है? तो दिस वॉल मूव्स टू द राइट द साइज ऑफ द सेवरल फ्रेम्स एट ए टाइम व्हेन ए एक्नॉलेजमेंट इज सेंड। तो जैसे जैसे वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते जाता है उसी उसी तरह से राइट एज होता है धीरे धीरे मूव करता है। तो सपोज कर लो उसने 2 का एक्नॉलेजमेंट बना के सेंड कर दिया, तो फिर वो जो होता है यहाँ पे 2 मूव कर जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें विंडो का साइज 7 है तो 7 ही रहेगा, वो कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है? विदाउट एनी फ्रेम वो हो सकता है ओवरलैप कर सकता है, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? तो दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक में लेफ्ट एज दोनों ही केस में जब सेंड होता है तो मूव करता है, रिसीव होता है तो मूव करता है। और दूसरा जो राइट एज होता है दोनों ही एंड में, यानी सोर्स एंड एंड डेस्टिनेशन एंड में, जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है तब मूव होता है, और जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तब मूव करता है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे यस देखिए मतलब यहाँ पे पूरा फिगर आपको समझा दिया गया है कि कैसे हो रहा है। आप क्लियर कट पता चलेगा कि विंडोज कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए इनिशियली आपके पास जो सबसे पहला आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पहला फ्रेम है, यानी यहाँ हमने सेंड किया, तो यहाँ पे जो फ्रेम का साइज यानी विंडोज साइज था दैट इज 7। तो दैट 7 फ्रेम, सो फर्स्ट डेटा इज गोइंग टू बी सेंड, इसका मतलब है डेटा 0 सेंड हुआ है। तो डेस्टिनेशन एंड में तो विंडो का साइज 7 ही रहेगा, आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन लेटर ऑन आप देख सकते हैं सेकेंड वाले इसमें एक विंडो मूव कर गया। कौन सा विंडो, मतलब कौन सा एज मूव किया? लेफ्ट एज इज गोइंग टू बी मूव टुवर्ड्स द राइट। तो इसका मतलब है 0 अब हट गया। अब विंडोज के अंदर क्या आ गया? 1 to 6। तो आपको समझ में आ रहा है 1 to 6 आ गया। अब उसने डेटा 1 को सेंड किया, तो डेटा 1 को सेंड किया। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सेकेंड वाले में, तो रिसीविंग एंड में डेटा 1 रिसीव हुआ है, यानी सॉरी फ्रेम 0 रिसीव हुआ, तो इसलिए विंडोज जो होता है यहाँ देखिए राइट साइड में मूव कर गया। क्लियर है? अब जाते हैं थर्ड लाइन में। थर्ड में आपके पास होता है 1 को सेंड कर दिया, तो इसलिए देख सकते हैं कि 1 and 0, ये जो 0 and 1 है इसमें कोई विंडो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एज जो होता है मूव कर गया, क्योंकि ऑलरेडी सेंड कर चुका है वो। तो इसलिए अब जो विंडोज के अंदर जो नंबरिंग है वो 2 3 4 5 6 है। बट अब आ जाते हैं डेस्टिनेशन एंड में। तो डेस्टिनेशन एंड में भी 2 एंड, मतलब 2 फ्रेम जो होता है रिसीव हो चुका है, 0 and 1। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये विंडो जो होता है यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है। तो दैट इज 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब आ जाते हैं कि रिसीविंग एंड उसको एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने के बाद जो होता है, सीधी सी बात, एक्नॉलेज करता है तो मैंने बताया जब एक्नॉलेज करता है उसके साथ एक नंबर अटैच होता है। तो यहाँ पे नंबर देखिए वो 2 अटैच किया, तो इसका मतलब है उसने 2 फ्रेम रिसीव कर लिया है। नाउ द डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी सेंड द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम नंबर। नेक्स्ट expected frame number will be 2, so that 2 is going to be send here। तो आपको समझ में आ गया एक्नॉलेजमेंट के साथ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नंबर कैसे सेंड होता है। और जैसे ही उसको एक्सपेक्टेड नंबर सेंड किया, रिसीव हुआ, तो रिसीव होने के बाद आप देख सकते हो कि विंडो का साइज देखिए चेंज हो गया। या राइट साइड के विंडो का साइज पे आप ध्यान दोगे ये चेंज हो गया, आप देख सकते हो 7 0 पे आ गया है, पहले क्या था 6 तक था। तो इसका मतलब है आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट एज कैसे मूव होता है और राइट एज कैसे मूव होता है। तो थोड़ा देर के लिए आप चेक कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। नो सर, नो कंफ्यूजन। बाकी लोग
क्लियर है No, क्लियर सर। कट समझ में आ गया आप कि स्टॉप एंड yes, यस सर, क्लियर है सर। विंडोज या मेंटेन करने के लिए दो एज होता है, वो इस तरह से काम करता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दोगे, किसी भी केस में विंडो साइज इज नॉट लार्जर देन द 7 फ्रेम्स। 7 फ्रेम से ज्यादा नहीं जाएगा। ये होगा ही, क्योंकि इससे ज्यादा होगा ही नहीं ना। यस सर। क्लियर है? ओके। सर ये 7 इसलिए है ना क्योंकि वो विंडो का साइज 7 था। वो क्या 7 बोल रहे हो? डेटा भेज, सर ये 0 to 6 तक डेटा भेज रहा है। हाँ सर ये इसलिए है ना क्योंकि विंडो का साइज 7 था। हाँ हाँ, विंडो का साइज 7 है। आप उसको 8 भी यस कर सर। सकते हो, 9 भी करोगे, उसको बढ़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नंबरिंग आप कैसे करोगे वो डिपेंड करता है। तो नंबरिंग तो मैं यस सर। समझा दिया कैसे नंबरिंग करते हैं उसका। रिसीविंग एंड में भी आप यस कर सर। यस सर। सकते हो। ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि हमारे पास ये किस तरह से काम करता है और इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस So सर। this is the end of स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जो हमारा था, वो हमने किया था। अभी फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद